वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है स्लोइंग डाउन ऑफ मूविंग न्यूट्रॉन्स इन अ मॉडरेटर। किस तरह से न्यूट्रॉन्स को स्लो किया जाता है एक मॉडरेटर के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसकी नीड क्यों हुई है, हम यहाँ पे इसका स्टडी कर क्यों रहे हैं। देखो, यदि हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स की, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप सभी पढ़ के आए हो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। 12th क्लास में रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे आप, क्योंकि वहां पे भी वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था। न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस होती क्या है? ऐसी रिएक्शंस जो कंटिन्यू चलती रहे, प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट वापस सब्सटेंस से रिएक्शन करता है, फिर वापस प्रोडक्ट बनाता है, अगेन जो प्रोडक्ट बनता है वो सब्सटेंस से रिएक्शन करता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है। इट मीन वह रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहती है। या हम एक एज एग्जांपल की बात करें तो जब यूरेनियम एटम और एक न्यूट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, यूरेनियम 235, जब यूरेनियम 235 और एक न्यूट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो वहां पे क्या होता है, यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है। यूरेनियम एटम क्या होगा, स्प्लिट होगा और स्प्लिट होने पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और इसके साथ साथ ही ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स भी इमिट करता है। एक न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम से स्कैटरिंग करता है, इन कॉलिजन करता है। जैसे कॉलिजन हुआ तो ये यूरेनियम एटम क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। जैसे ही ये स्प्लिट होगा लार्ज अमाउंट में यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है और इसके साथ साथ ही सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ओके, आगे ये रिएक्शन किस तरह से कंटिन्यू हो, ये न्यूट्रॉन्स अगेन यूरेनियम सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करे, लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करे, फिर वह अगेन न्यूट्रॉन्स को इमिट करेगा, वह न्यूट्रॉन्स अगेन आगे यूरेनियम एटम से रिएक्शन करेंगे। तो इस तरह से वहां पे लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस की जाती है एनर्जी के फॉर्म में। ओके, तो प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे, यूरेनियम एटम स्प्लिट होके जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है उन्हें हम सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। इन सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स की एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, इनकी वेलोसिटी की वैल्यू हाई होती है। अब आगे रिएक्शंस कंटिन्यू रहे इसके लिए क्या होगा, ये तीनों ही न्यूट्रॉन अगेन यूरेनियम एटम से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और अगेन एनर्जी रिलीज करेंगे और अगेन यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इमिट होंगे। बट आगे कब प्रोसेस होगा, जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम के साथ कोलाइड हो पाए या कोलिजन कर पाए। बट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स यहाँ पे इमिट हुए हैं उनकी एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, एनर्जी ज्यादा है तो वहां पे वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। हाई वेलोसिटी होने की वजह से जो नेक्स्ट यूरेनियम एटम होता है उसकी कैप्चर करने की कैपेसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनकी वेलोसिटी हाई है, ये जो न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम से क्या करेंगे, पेनिट्रेट हो जाएंगे। अगेन ये जो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, हाई एनर्जी जो न्यूट्रॉन्स है वो यूरेनियम एटम से रिएक्शन करके उससे पेनिट्रेट हो जाएंगे। बट हमें तो यहाँ स्प्लिट करना है, आगे कंटिन्यू रखनी है रिएक्शन को, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स इमिट हुए हैं इनकी वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा। उनकी वेलोसिटी को कम करेंगे किस तरह से, उनकी एनर्जी को डिक्रीज करके। अब वो कैसे होगा, जिस मैटर के थ्रू हम इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को कम करते हैं, इनको स्लो करते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं उनको, मॉडरेटर। तो नीड समझ आई क्या कि इसकी नीड क्यों हुई है। जब यूरेनियम न्यूट्रॉन से रिएक्शन करता है तो यूरेनियम स्प्लिट होता है, स्प्लिट होगा तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ साथ वह न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। बट द एनर्जी ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स आर वेरी हाई, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो वेरी हाई, वेलोसिटी ज्यादा है। तो नेक्स्ट जो यूरेनियम एटम है वो उसको इजीली कैप्चर नहीं कर पाता। यदि वो कैप्चर ही नहीं करेगा तो आगे की रिएक्शंस होगी ही नहीं ना। तो हमें यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कि जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स है इसकी वेलोसिटी को हम कम कर दें। जिस मैटर के थ्रू इसकी वेलोसिटी को कम किया जाता है उसे हम बोलते हैं मॉडरेटर। ओके, जैसे ही हम इन न्यूट्रॉन्स की मॉडरेटर से कॉलिजन करवाएंगे तो यहाँ पे न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी मॉडरेटर एटम को ट्रांसफर कर देते हैं, तो इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हुई तो वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी कम हो गई तो नेक्स्ट यूरेनियम एटम इसको इजीली कैप्चर कर लेगा। अगेन ये यूरेनियम स्प्लिट होगा, फिर ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगेन यहाँ हम जो 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे इमिट हो रहे हैं उसका मॉडरेटर के थ्रू स्कैटरिंग करवाएंगे, कॉलिजन करवाएंगे, फिर आगे ये प्रोसेस चलती रहेगी। इस तरह से चेन रिएक्शन चलती रहेगी। तो रीजन समझ आया क्या मॉडरेटर को स्टडी करने का रीजन क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन व्हेन ए न्यूट्रॉन कोलाइड विद यूरेनियम एटम
व्हेन अ न्यूट्रॉन कोलाइड विद यूरेनियम एटम, यूरेनियम 235 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, यूरेनियम एटम से जैसे ही न्यूट्रॉन कोलाइड होता है तो ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाता है, एंड स्प्लिट्स इट एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे ही यहाँ पे ये स्प्लिट होगा, लार्ज अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है हीट की फॉर्म में, एंड मोर न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो रिलीज्ड, okay, and more neutrons are also released, and these neutrons are known as secondary neutrons। इन neutrons को हम क्या बोलते हैं, secondary neutrons बोलते हैं, and the velocity of secondary neutrons is very high। बट हम velocity की बात करें तो इन neutrons की velocity बहुत ज़्यादा होती है, and the capacity of capturing this fast neutrons by the other uranium atoms is very small due to high velocity। जो other uranium atom होगा उनको कैप्चर करने की कैपेसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन न्यूट्रॉन्स को कम हो जाएगी। सो देयर इज नीड टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ दिस फास्ट न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि इन फास्ट न्यूट्रॉन के स्पीड को कम किया जाए। ओके, सो द मैटर विच डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉन एज मॉडरेटर। जिस मैटर के थ्रू इन न्यूट्रॉन्स के स्पीड को कम किया जाता है उन्हें हम मॉडरेटर बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, आपको समझ आया ना यहाँ पे हमें मॉडरेटर की नीड क्यों हुई है, बहुत बेसिक है। दोनों स्कैटर्ड, जब दोनों कोलाइड करते हैं न्यूट्रॉन और यूरेनियम 235, ये स्प्लिट होगा, फिजन जिसे हम फिजन प्रोसेस भी बोलते हैं, ये स्प्लिट होगा, स्प्लिट होकर न्यूट्रॉन्स इमिट करेगा। इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो नेक्स्ट यूरेनियम एटम है वो इसको कैप्चर नहीं कर पाता है। तो इट्स कंपल्सरी कि यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि इन न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को हम कम कर दें। तो इन न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को जिस मैटर से डिक्रीज किया जाता है उसे हम मॉडरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कौन से एटम्स को आप एज अ मॉडरेटर यूज में ले सकते हो और किस तरह से यहाँ पे वेलोसिटी न्यूट्रॉन्स की डिक्रीज होती है बाय कॉलिजन मेथड। ओके, और इसका कॉलिजन हम 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी करते हैं। द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड इज सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एल को हम लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं और सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अभी मैं समझा देती हूँ कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और उसमें हम कॉलिजन का स्टडी किस तरह से करेंगे। ओके, तो पहले इसको लिख लीजिए, और यदि आप अभी लिख नहीं पा रहे हो तो इसका स्नैपशॉट ले लो, बाद में आप लिख लेना। बहुत इजी लैंग्वेज है। ओके, इसकी नीड क्यों हुई है आपको आई थिंक अब तो अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये भी मेंशन करना ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि किस तरह से यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। इनको हमने सेकेंडरी न्यूट्रॉन का नाम दिया है, ठीक है ना, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स का नाम दिया है। ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिख लो, कर दो मैं स्क्वेरीज। आगे हम बात करते हैं कॉलिजन का, हम एनालिसिस करेंगे एल फ्रेम और सी फ्रेम। ठीक है, देखो ये टर्म आपके लिए एक न्यू होगी कि एल फ्रेम होता क्या है और सी फ्रेम होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हमने यूनिट फर्स्ट में स्टडी किया था। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, क्यों स्टडी करते हैं हम? टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेम है वो हम 2 टाइप से स्टडी करते हैं। द फ्रेम फर्स्ट इज एल फ्रेम। ठीक है, एल फ्रेम को हम क्या बोलते हैं? लैबोरेटरी फ्रेम। आप लिख लेना फुल फॉर्म, एल को क्या बोलते हैं हम? लैबोरेटरी फ्रेम। और यहाँ पे सी फ्रेम है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। देखो होते क्या है दोनों, एक बार इसको समझ लो, उसके बाद हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या यहाँ पे? इनर्शियल, जो नॉर्मल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लाइक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहे थे ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे पार्टिकल सिचुएटेड है पी पे, तो इसकी पोजीशन हम किस तरह से डिफाइन कर रहे थे? बाय पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से डिफाइन कर रहे थे? एक्स वाई जेड। एंड टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे हम एज ए कोऑर्डिनेट यूज में ले रहे थे। ओके, सो नॉर्मल इनर्शियल फ्रेम को तो हम क्या बोलते हैं? एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ यदि हम सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या?
when the origin of frame of reference is connected to CM. CM is center of mass point. If the origin of frame of reference is connected to center of mass point of a body या फिर सिस्टम, आप जो भी सिस्टम लेके चल रहे हो उसके सेंटर ऑफ मास पॉइंट से कनेक्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन, तो इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप क्या बोलते हो? सी फ्रेम। क्या बोलते हो? सी फ्रेम या सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जिसे हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं सी फ्रेम। सी फ्रेम और एल फ्रेम में डिफरेंस समझ आया क्या? एल फ्रेम कुछ भी नहीं है, नॉर्मल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वो मूव करते हैं, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? व्हेन द ओरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ द सिस्टम और बॉडी इज नॉन एज सेंटर सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इसकी क्या क्या खासियत होती है। यहाँ पे हम बात करें टोटल मोमेंटम, तो वो क्या होता है? जीरो। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन क्या होता है? जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन इज द टोटल मोमेंटम, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है यहाँ पे? जीरो। या आप अच्छे से लिख लो, पी आप समझ नहीं पा रहे हो यहाँ पे, तो टोटल मोमेंटम इन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यहाँ सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रही हूँ, नोट करना पॉइंट को। फॉर सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिफोर कोलिजन मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। टोटल मोमेंटम की वैल्यू जीरो होती है, और आफ्टर कोलिजन भी टोटल मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज विल बी इक्वल, लाइक u1 यहाँ पे बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी है, तो वो आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी है उसके बराबर होगी फर्स्ट पार्टिकल की। सेकंड पार्टिकल की भी वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन एंड बिफोर कॉलिजन मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, तो इस तरह से सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन इजी पड़ता है कंपेयर टू एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वाई? बिकॉज यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। एक तो ये सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है क्या? जस्ट सिंपल द ऑरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ द सिस्टम, या बॉडी लेके चल रहे हो तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ द बॉडी। ओके, एंड द प्रॉपर्टीज आर द टोटल मोमेंटम विल बी जीरो। ओके, इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप कॉलिजन से पहले टोटल मोमेंटम की बात करोगे, कॉलिजन के बाद टोटल मोमेंटम की बात करोगे तो कितना होगा? जीरो होगा। एंड द सेकंड कंडीशन इज जो वेलोसिटी है सीएम फ्रेम में, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सीएम फ्रेम बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस तरह से सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कॉलिजन का स्टडी करते हैं। ओके, सो नाउ अब मूव करते हैं अगेन अपने टॉपिक पे। टॉपिक में आते हैं अपन, अपने को करना क्या है यहाँ पे? कॉलिजन का स्टडी करना है। देखो ये लिखना, लेकिन एल फ्रेम ऑफ सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसका स्टडी कॉलिजन में करते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन। वो वाला टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है बिकॉज आप ये 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आते हो कॉलिजन का टॉपिक। ओके, तो मैंने अभी उसको स्किप किया है और बेसिक मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि एल फ्रेम क्या होता है, सी फ्रेम क्या होता है। प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज में लेने वाली हूँ। ठीक है, सो नाउ कॉलिजन पे आते हैं। मूव करो जल्दी से कॉलिजन पे। कॉलिजन ऑफ न्यूट्रॉन विद मॉडरेटर एटम इन एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों के अंदर हम स्टडी करेंगे। ओके, सो पहले हम डिफाइन कर देते हैं इन एल फ्रेम। इन एल फ्रेम ग्रीन पेन दिख तो रहा है ना आपको? चलो ब्लैक यूज में ले लेते हैं। ठीक है, देखो इधर इन एल फ्रेम लेट mass of neutron is defined by m1 and velocity is u1. ओके, एंड यहाँ पे लिख दो आप न्यूट्रॉन, एंड यहाँ पे ये क्या है? मास ऑफ मॉडरेटर एटम, मॉडरेटर एटम। ओके, देखेंगे हम कि मॉडरेटर एटम के लिए हम कौन कौन से एटम्स यूज में ले सकते हैं। एंड द वेलोसिटी u2 हम लेके चलते हैं रेस्ट पे, कि ये जो मॉडरेटर एटम है वो क्या है? रेस्ट पे है। ओके, तो जैसे ही न्यूट्रॉन की यहाँ पे बॉम्बार्डिंग होगी, इट मीन दोनों क्या करेंगे? कोलाइड होंगे। कोलाइड होंगे तो यहाँ पे स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग होगी तो किस तरह से स्कैटरिंग होती है एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? एक बार देखना, जो m1 है न्यूट्रॉन है वो v वेलोसिटी से मूव करता है थीटा एंगल पे, एंड आफ्टर कोलिजन जो मॉडरेटर एटम है वो मूव करता है ए थीटा एंगल पे एंड v2 वेलोसिटी से। ठीक है, इन सी फ्रेम, इन सी फ्रेम। अब देखो सी फ्रेम में किस तरह से यहाँ पे कॉलिजन होता है। सी फ्रेम में हम लेके चलते हैं न्यूट्रॉन का मास m1, ओके, एंड वेलोसिटी में यहाँ पे u1 प्राइम डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, एंड m2, एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? u2 प्राइम। m2 यहाँ पे क्या है? मॉडरेटर एटम।
कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे? ओके, ये इस तरह से मूव कर रहा है और ये इस तरह से मूव करेगा, दोनों के बीच में कॉलिजन होगा ड्यू टू सेंटर ऑफ मास पॉइंट। यहाँ पे देखना हम आफ्टर कॉलिजन किस तरह से यहाँ पे कॉलिजन होता है। अब 1 मिनट रुकना, बस जगह कम है, ठीक है। थीटा एंगल से न्यूट्रॉन गया, इसकी वेलोसिटी हमने डिफाइन कर दी v1 प्राइम से, ठीक है। एंड ड्यू टू सेंटर ऑफ मास पॉइंट, यहाँ पे जो सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर ऑफ मास पॉइंट से कनेक्टेड रहता है, तो कॉलिजन यहाँ पे इस टाइप से होता है। एंड द वेलोसिटी इज v2 प्राइम और ये रहा आपका मॉडरेटर एटम। तो ये दोनों डायग्राम बना लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले हमने एल फ्रेम में बनाया। एल फ्रेम में हम सेकेंड जो मॉडरेटर एटम है या सेकेंड एटम जो है उसको हम रेस्ट पे लेके चल रहे थे, दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ, U1 और U2 हमने वेलोसिटीज डिफाइन की है। ओके, ये रहा इसका ओरिजिन। आफ्टर कॉलिजन ये है बिफोर कॉलिजन, ये भी मेंशन कर लो, किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा आपको। बिफोर कॉलिजन, ओके, एंड दिस इज आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। एंड सिमिलरली हमने यहाँ पे ये बिफोर कॉलिजन बताया है, ये आफ्टर कॉलिजन है, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। और ये क्या है? बिफोर कॉलिजन, ये भी मेंशन कर लो आप, बिफोर कॉलिजन, ठीक है। नीचे का दिख रहा है ना आपको? कोई डाउट थोड़ी ना? बना लो आप इस डायग्राम को, बना लो, उसके बाद हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कर दूं मैं इसको इरेज? थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, स्टेप टू स्टेप करते जाओ, इजी है। अब देखो मैथमेटिकल पे आओ। डायग्राम्स आपके पास तो है, मेरे पास नहीं रहेंगे, मैंने इरेज कर दिया है, कोई बात नहीं। इधर देखो, अब हम बात करें VC। VC इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लिखना शुरू करो, मैथमेटिकल डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। सो नाउ द वेलोसिटी ऑफ center of mass point, center of mass point in L frame। देखो अब L frame में क्या था? L frame में हम VC डिफाइन कर रहे थे, M2 सेकेंड वाला पार्टिकल रेस्ट पे था, इट मीन U2 0 होगा। VC की हम बात करें 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज डिवाइड बाय M1 प्लस M2। बिफोर कॉलिजन हम सेंटर ऑफ मास पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो U2 कितना था वहाँ पे 0, तो VC आपके पास कितना निकल के आ रहा है? M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करी है इन एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिफोर कॉलिजन, ओके, जिसको हम आगे फर्दर यूज में लेंगे, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे एक अनोदर फैक्टर की। वी डिफाइन ए फैक्टर, ओके, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल A। What is capital A? Capital A is ratio of mass of atom of moderator and mass of neutron atom. This is the ratio of mass of moderator atom या atom of moderator is divided by mass of neutron। मेंशन करना आप भी, ठीक है। मॉडरेटर एटम का मास हमने M2 से डिफाइन किया था और न्यूट्रॉन का हमने M1 से डिफाइन किया था, ठीक है। तो A इक्वल टू M2 इज डिवाइड बाय M1, ये हमने एक फैक्टर डिफाइन किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 VC आप क्या लिखोगे? देखो M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में यदि मैं M1 कॉमन लेती हूँ, M1 U1 इस डिवाइड बाय, यदि मैं यहाँ से M1 कॉमन लूंगी, M1 यदि मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 1। यहाँ पे M1 है ही नहीं, तो M2 इज डिवाइड बाय M1, ठीक है। M1 से M1 कैंसिल इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, आपके पास VC की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 प्लस A। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। लिख लो आप, इजीली लिख लो उसको। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट इन एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने VC कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हमने एक फैक्टर डिफाइन किया। फैक्टर क्या डिफाइन कर रहे हैं? मास ऑफ मॉडरेटर एटम इज डिवाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो M2 इज डिवाइड बाय M1, जिसे हमने A से डिफाइन किया। ओके, अभी समझ आ जाएगा आपको आगे कि हम इसको डिफाइन क्यों कर रहे हैं। सो नाउ VC इन द फॉर्म ऑफ A क्या निकल के आ रहा है? U1 इज डिवाइड बाय 1 प्लस A, ठीक है। नाउ यदि मैं बात करूं C फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है, इन C फ्रेम
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेलोसिटीज आप डिफाइन करो। वेलोसिटीज किस तरह से डिफाइन करते हो? सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u1 प्राइम इक्वल टू u1 माइनस vc, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एंड u2 बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन हम वेलोसिटीज डिफाइन कर रहे हैं, u2 माइनस vc एंड v1 प्राइम कितना होगा? v1 माइनस vc एंड v2 prime equal to v2 minus vc. In the C frame of reference, velocities are u1 prime equal to u1 minus vc, u2 prime equal to u2 minus vc, and v1 prime equal to v1 minus vc, and v2 prime equal to v2 minus vc. So now if we simplify these values, तो हमें करना क्या है? इक्वेशन नंबर 3 से vc की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, समझ आ रहा है? हम स्टेप्स एक बार मैं अगेन रिवाइज कर दूंगी। अभी तक हमने क्या किया है, देखो अभी तक हमने नॉर्मल एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कॉलिजन को डिफाइन किया, एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिफोर कॉलिजन हमने सेंटर ऑफ मास पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हमने एक फैक्टर डिफाइन किया है जो कि क्या है? रेशियो ऑफ मास ऑफ मॉडरेटर एटम एंड न्यूट्रॉन एटम, हमने ये ए डिफाइन कर दिया, वीसी को हमने ए के फॉर्म में निकाल लिया, ठीक है। यदि हम सी फ्रेम की बात करें तो सी फ्रेम में जो वेलोसिटीज है वो क्या होगी? u1 प्राइम इक्वल टू u1 माइनस वीटी, u2 प्राइम इक्वल टू u2 माइनस वीसी, v1 प्राइम इक्वल टू v1 माइनस वीसी एंड v2 प्राइम इक्वल टू v2 माइनस वीसी। इसका कंप्लीट डेरिवेशन आपके बुक में गिवन है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज यूज में ली है बिकॉज डेरिवेशन की हमें यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। सो नाउ वी कैलकुलेट v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। अब हम v1 प्राइम और v2 प्राइम को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? ऊपर का थोड़ा इरेज कर रही हूँ मैं, हेडिंग भी इरेज कर देती हूँ आपको। देखो अब यहाँ पे u1 प्राइम आप सिंप्लीफाई करो, u1 प्राइम यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो u1 माइनस व्हाट इज vc? vc इज u1 इज डिवाइड बाय 1 प्लस a, करो इसको सिंप्लीफाई, 1 प्लस ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो u1 1 प्लस ए माइनस u1, टेक एलसीएम, हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, ओके। प्लीज सिंप्लीफाई दिस u1 प्लस u1a माइनस u1 इज डिवाइड बाय, माइनस बेटा यहाँ पे, ओके, इज डिवाइड बाय 1 प्लस ए, ठीक है। u1 से u1 कैंसिल एंड द रिमेनिंग टर्म इज u1a अपॉन a 1 प्लस a एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली आप कैलकुलेट करो, u2 प्राइम क्या होगा? u2 माइनस बताओ, u2 माइनस vc, u2 तो जीरो है ना, माइनस u1 अपॉन 1 प्लस ए एंड विच इज इक्वल टू माइनस का u1 अपॉन 1 प्लस ए, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 6, ओके। इन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमें यहाँ पे सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखना है, तो सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टोटल मोमेंटम क्या होता है? 0। तो करके देख लेते हैं क्या सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम 0 आ रहा है क्या? देखते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या करें? इन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक बार लिख लो आप, अगेन एक बार अच्छे से पढ़ना, आपको चीजें समझ आ जाएगी। अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा बट अटपटा नहीं है, ये इजी है। इन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, क्या करें? इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस इक्वेशन 6 मल्टीप्लाई m2 कर दो। यदि हम ये करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? एक बार देखो यहाँ पे, करो इसको मल्टीप्लाई करना है m1 से, तो m1 u1, a को हम क्या लिख सकते हैं? m2 इज डिवाइड बाय m1 इज डिवाइड बाय 1 प्लस a प्लस इक्वेशन नंबर 6 ये रहा, आप इसको क्या मल्टीप्लाई करो? m2 से, माइनस का u1 इज डिवाइड बाय 1 प्लस a, करके देखो एक बार क्या वैल्यू आ रही है। m1 से m1 कैंसिल एंड द रिमेनिंग टर्म इज m2 u1 इज डिवाइड बाय 1 प्लस a माइनस u1 m2 इज डिवाइड बाय 1 प्लस a, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। इट मीन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ओके। नाउ सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की यदि हम बात करें, इन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो कंडीशन हमने बताई थी ना, याद है आपको? u1 प्राइम इक्वल टू v1 प्राइम एंड u2 प्राइम इक्वल टू v2 प्राइम,
कंडीशन पता है ना आपको, इसको याद रखना, ठीक है। नाउ वी टॉक फॉर काइनेटिक एनर्जी। आपको अभी समझ आ जाएगा हम ये क्यों कर रहे हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, इट मीन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं ना कहीं इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है ना, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। यदि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करेगा, तो आप वहां पे क्या बोलोगे कि सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूट्रॉन और मॉडरेटर के बीच में कौन सी कॉलिजन हो रही है, इलास्टिक कॉलिजन हो रही है, ठीक है। सो नाउ यदि हम बात करें यहाँ पे V1 की फॉर सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी हम सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही स्टडी कर रहे हैं, एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टडी करना, तो ओवरऑल हम सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ही बात कर रहे हैं। V1 प्राइम कितना था बताओ, V1 माइनस VC था ना, VC, ठीक है। तो V1 कितना आएगा आपके पास, V1 प्राइम प्लस VC, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, नीचे लिख लो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड करो आप। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो V1 स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, V1 स्क्वायर इक्वल टू V प्राइम स्क्वायर प्लस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, V प्राइम स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान रखना 1 है 1 है और 1 है, ओके, एंड VC स्क्वायर प्लस 2 V1 प्राइम डॉट VC, ओके। एंड बाय द अबाउ इक्वेशन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इक्वेशन नंबर 6 है ना ये, देखो अबाउ इक्वेशन आप V1 प्राइम को क्या लिख सकते हो, U1 प्राइम, तो पुट कर दो यहाँ पे, वी नो V1 प्राइम इक्वल टू क्या है, U1 प्राइम। सो V1 स्क्वायर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे U1 प्राइम का स्क्वायर प्लस V स्क्वायर C प्लस 2 V1 प्राइम को आप U1 प्राइम लिख दो डॉट VC। यदि हम डॉट रिमूव करें A डॉट B तो कितना होता है, AB cos थीटा, तो आप यहाँ पे इसको लिख लो U1 प्राइम VC cos थीटा, दिस इज U1, ठीक है। आगे करें इसको सिंप्लीफाई, देखो अब आगे हम U1 प्राइम और U2 प्राइम की वैल्यूज पता है, पहले U1 प्राइम की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिमिलरली आप लिख दोगे ना V2 प्राइम भी कितना आएगा, U2 प्राइम का स्क्वायर प्लस सिमिलरली लिखना आप यहाँ पे, ठीक है, V स्क्वायर C प्लस 2 U2 प्राइम VC क्या है यहाँ पे cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 है, इसको 7 दे दो एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8, ओके। सो करें इसको आगे सिंप्लीफाई, क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है देख लेते हैं अभी। U1 प्राइम एंड U2 प्राइम, यू नो वैल्यूज ऑफ U1 प्राइम एंड U2 प्राइम कितना है, U1A अपॉन 1 प्लस A, ओके, एंड U2 प्राइम की कितनी है, माइनस U1 अपॉन 1 प्लस A। तो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर दें, ठीक है, करते हैं इनको पुट फ्रॉम 5 6, देखो ये वैल्यूज रख रही हूँ यहाँ पे ताकि मुझे रिमेम्बर रहे थोड़ा सा, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7 8, ठीक है। सबसे पहले V1 को सिंप्लीफाई करते हैं, V1 स्क्वायर कितना आएगा, करो उसको सिंप्लीफाई, U1 प्राइम ये रहा, इसका स्क्वायर इट मीन U1 A अपॉन 1 प्लस A का होल स्क्वायर, हमने ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस V स्क्वायर C की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही थी, याद है क्या आपको, V स्क्वायर C कितना था, 1 U1 अपॉन 1 प्लस M2, उसको हम एक ही फॉर्म में अभी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, प्लस 2 U1 प्राइम इट मीन U1A अपॉन 1 माइनस 1 प्लस A, ओके, एंड VC की वैल्यू अगेन अभी तो यही रख लो, फिर मैं अभी इसको एक ही फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लूंगी, ठीक है, और cos थीटा, ठीक है। इफ वी सिंप्लीफाई U1 स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 1 प्लस A का होल स्क्वायर, दिस इज V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको हमने कन्वर्ट किया था, किस तरह से कन्वर्ट कर रहे थे, A कॉमन लेके, सॉरी M1 कॉमन लेके, तो क्या टर्म बन रही थी, U1 इज डिवाइड बाय 1 प्लस A प्लस 2 U1A इज डिवाइड बाय 1 प्लस A, ओके, इसको भी आप कन्वर्ट कर दो एक ही फॉर्म में, 1 प्लस A cos ऑफ थीटा, ये टर्मिनोलॉजी आपके पास निकल के आ रही है, ठीक है। आगे देखो अब V1 स्क्वायर, यदि हम यहाँ से देखो यहाँ पे VC स्क्वायर था ना, तो इसका स्क्वायर करो, अब हम यहाँ से U1 अपॉन 1 प्लस A का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या बचेगी, यहाँ से देखो क्या बचा अंदर, A स्क्वायर,
प्लस यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे u1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, रिमेनिंग टर्म इज 2a cos थीटा। आपका एक्सप्रेशन ये आ रहा है, ठीक है। नाउ इसको आगे और हम सिंप्लीफाई करें, आगे हम यदि इसको और सिंप्लीफाई करें तो v1 स्क्वायर इज डिवाइड बाई u1 स्क्वायर, यहाँ पे जो u1 स्क्वायर है वो उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ रही हूँ, ओके, एंड द रिमेनिंग टर्म इज होल स्क्वायर, ठीक है, एंड a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a cos ऑफ थीटा, ठीक है। नाउ यदि हम इसकी बात करें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट इक्वेशन 8 थी ना, इसको इक्वेशन नंबर 9 दो, ठीक है। यदि हम इस इक्वेशन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की यदि मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन कितना होगा, फॉर न्यूट्रॉन एटम की यदि हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन एटम m1, ओके, v1 स्क्वायर अपॉन 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस कैंसिल, इट मीन विच इज इक्वल टू v1 स्क्वायर एंड u1 स्क्वायर। तो देखो इक्वेशन नंबर 10 और 9 से आप कह सकते हो ना कि u1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ek प्राइम अपॉन ek। ये है क्या, दिस इज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कॉलिजन एंड दिस इज एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर कॉलिजन, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि कितनी यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है। देखो एक बार इक्वेशन 9 एंड 10 से लिखो, फ्रॉम 9 एंड 10 e प्राइम के अपॉन e के किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल, विच इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a cos ऑफ थीटा इज डिवाइड बाय 1 प्लस a का होल स्क्वायर, you can say easily, okay. So now if theta equal to 0 degree, theta equal to 0 degree, if theta equal to 0 degree, तो मुझे बताओ एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन, एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, करो इसको सिंप्लीफाई, cos 0 is 1, इट मीन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर, इट मीन दिस इज 1 प्लस a का होल स्क्वायर, कर सकते हो ना, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a, ओके, 1 प्लस a का होल स्क्वायर, इट मीन वैल्यू कितनी आ रही है 1। इफ थीटा विल बी 0 तो यहाँ पे तो एनर्जी का लॉस हुआ ही नहीं ना, न्यूट्रॉन की जितनी एनर्जी बिफोर कोलिजन थी आफ्टर कोलिजन भी उतनी ही एनर्जी आ रही है। सो इन दिस कंडीशन, इन दिस केस एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कॉलिजन। तो कुछ फायदा हुआ क्या, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्यों, हमें तो एनर्जी लॉस करवानी है ना, एनर्जी कम चाहिए ना न्यूट्रॉन की, तो बट यहाँ पे तो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कॉलिजन एंड बिफोर कॉलिजन वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पे तो एनर्जी का कुछ भी लॉस हुआ ही नहीं ना, न्यूट्रॉन ने एनर्जी कुछ लॉस की नहीं। सो इफ अनदर केस लेके चलते हैं हम, थीटा विल बी पाई, ठीक है, ये केस 1 है, ये केस 2 है। आप थीटा इक्वल टू पाई लेके चलते हो तो देखो यहाँ पे एनर्जी बिफोर स्कैटरिंग या बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन कितना आ रहा है, पुट करो एक बार, cos पाई कितना होता है, cos पाई -1, तो माइनस का 2a इज डिवाइड बाय 1 प्लस a का होल स्क्वायर, वी सिंप्लीफाई 1 माइनस a का होल स्क्वायर इज डिवाइड बाय 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ओके। सो नाउ आप दोनों ही साइड, हम दोनों ही टर्म को 1 से माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, e प्राइम के अपॉन e के, ओके, 1 माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे देखना है कि एनर्जी कितना लॉस हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करें एक बार। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर आगे, ऊपर का इरेज कर दूं, लिख रहे हो ना, मैं पढ़ाई तो जा रही हूँ, आप लिख रहे हो ना, अभी मैं रिवाइज करवा दूंगी, एक बार पूरा हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने यहाँ पे किया क्या है और हम ये कर क्यों रहे हैं, ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर का मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ तक स्नैपशॉट ले लो, अभी लिखा नहीं है तो आपने। देखो आगे इसको सिंप्लीफाई करें, e के माइनस e प्राइम के अपॉन e के, एलसीएम ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ स्क्वायर में से तो प्लस ही बाहर निकलता है ना, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। करो आगे इसको सिंप्लीफाई एलसीएम लेके, यदि उसका एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज डिवाइड बाय 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ओके। खोलो इसके
स्क्वायर्स को यदि हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो 1 + 2a + a² माइनस, इसको करो सॉल्व, a² माइनस का 2a प्लस का 1 इज डिवाइड बाय 1 + a का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, उसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है। आगे 1 + 2a जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो, -a² माइनस माइनस प्लस का 2a माइनस का 1 इज डिवाइड बाय 1 + a का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, ओके, a² से a² भी कैंसिल। तो रिमेनिंग टर्म देखो, इधर आपके पास क्या चल रहा है, ek माइनस a' इज डिवाइड बाय ek विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 2a + 2a कितना आ रहा है यहाँ पे 4a इज डिवाइड बाय 1 + a का होल स्क्वायर। ओके, इफ आई पुट a इक्वल टू 1, a इक्वल टू यदि हम 1 पुट करते हैं तब वैल्यू विल बी ek माइनस a' इज डिवाइड बाय ek इक्वल टू 1 यदि हम पुट करें तो कितना आएगा 4 इज डिवाइड बाय 1 + 1 कितना 2 का स्क्वायर 2 कितना आ रहा है 1। इट मीन द वैल्यू विल बी ek माइनस a' इज डिवाइड बाय ek इक्वल टू 1। ओके, आगे आप इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ रहा है, देखो ek माइनस a' इक्वल टू ek, ठीक है। तो a' कितना आ रहा है आपके पास, देखो ek से ek कैंसिल, और यहाँ पे 0 0 को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ये किस चीज को शो कर रहा है, ak' इक्वल टू 0, इट मीन दैट टाइम द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 0। द कंडीशन इज इफ a इक्वल टू 1, इट मीन द रेशियो ऑफ मास ऑफ मॉडरेटर एटम एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। वी नो a इक्वल टू कितना होता है, m2 इज डिवाइड बाय m1। यदि आप a इक्वल टू 1 लेके चल रहे हो, इट मीन m2 is divided by m1 equal to 1. It means you can say the mass of moderator atom equal to mass of neutron. It mean आप यहाँ पे moderator atoms कौन से यूज में लोगे, एज ए moderator आप क्या यूज में लोगे, जिनका मास न्यूट्रॉन के मास के बराबर हो। समझ आया ना, हम इतना कर क्यों रहे थे, इतना सब कुछ किया क्यों, एक तो हमें न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को कम करना है, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को डिक्रीज करना है, उसकी एनर्जी को डिक्रीज करना है। मिनिमम हम डिक्रीज कर सकते हैं 0। वो कब कर सकते हैं, जब आप a इक्वल टू 1 लेके चल रहे हो, a इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, आप मॉडरेटर के लिए ऐसे एटम्स यूज में लेके चल रहे हो जिनका मास न्यूट्रॉन के मास के बराबर हो। यदि आप ऐसे एटम्स को एज अ मॉडरेटर यूज में लो जिनका मास न्यूट्रॉन के मास के बराबर हो, तो वहां पे एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज हो जाती है, मिनिमम एनर्जी हमें यहाँ पे 0 मिलती है। इट मीन कंडीशन क्या हुई कि एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर आप केवल वो ही एटम्स यूज में लोगे जिनका मास न्यूट्रॉन के बराबर हो। लाइक यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पे हम हैवी वाटर D2O की बात करते हैं, यहाँ पे हम ग्रेफाइट जो एज ए कार्बन एटम हम यूज में लेते हैं, कार्बन एज ए ग्रेफाइट। तो इस तरह से कुछ एटम्स यहाँ पे यूज में लेंगे जिनका मास न्यूट्रॉन मॉडरेटर न्यूट्रॉन के मास के बराबर हो। और क्वेश्चन ये आता है कंपटीशन एग्जाम्स में, व्हाई D2O यूज एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर, क्यों यूज में लिया जाता है, बिकॉज D2O का जो मास है वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। एंड इन दिस कंडीशन न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। दैट टाइम चेन रिएक्शंस को आगे फर्दर फॉरवर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आगे वो चेन रिएक्शंस कंटिन्यू होती रहती है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि हमने यहाँ पे किया क्या है। सबसे पहले हमने मॉडरेटर का यूज क्यों करते हैं वो समझ आया। चेन रिएक्शन में जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो फर्दर आगे रिएक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को हमें डाउन करना पड़ेगा ताकि यूरेनियम उन न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करे और फ्यूज हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इसके कॉलिजन का स्टडी किया। एल और सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉर्मल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कनेक्टेड विद टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम या बॉडी के सेंटर ऑफ मास से कनेक्ट होता है। उसके बाद हमने कॉलिजन का स्टडी किया सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने बिफोर कॉलिजन सेंटर ऑफ मास पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट की। उसके बाद सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटीज को सिंप्लीफाई किया। वहां पे हमने क्या देखा, द मोमेंटम विल बी
कंजर्व्ड मोमेंटम की वैल्यू वहाँ पे बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन 0 आती है। ठीक है, उसके बाद हमने v1 की वैल्यू कैलकुलेट की, v2 की वैल्यू कैलकुलेट की और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेशन में उसको निकाला। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेशन में निकालने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये आ रहा है। इसमें a की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो समझ आया आपको कि न्यूट्रॉन की एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। a की वैल्यू 1 कब होगी, a की वैल्यू 1 कब होगी, जब m2 इज डिवाइड बाय m1 इक्वल टू 1। इट मीन द मास ऑफ मॉडरेटर एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एटम। तो इस तरह से न्यूट्रॉन मॉडरेटर का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हमने सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने कॉलिजन नहीं पढ़ाया है आपको, इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन इन एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज ये आप ऑलरेडी 11th और 12th में पढ़ के आते हो, तो आप ये खुद से भी पढ़ सकते हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो एज एन कमेंट करके, या फिर इंस्टा पे भी अपना पेज बना हुआ है, इंस्टा आईडी है वर्चू क्लासेस 99। आप यहाँ पे इंस्टा पे भी फॉलो करना पेज को, और कोई भी डाउट्स है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिजिड बॉडी स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका यूनिट 2 का नेक्स्ट चैप्टर रिजिड बॉडी। थैंक यू।